सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं इतने तकलीफ़देह हैं कि बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे-ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, वो कहता है जी हमने 4 लाख रुपया दिया। किस चीज़ का दिया? हमें वहाँ पे जो हेल्प दी गई क्योंकि हमारे गाँव में पानी आ गया था और वहाँ से हमें निकालने के लिए 10 लोगों को निकालने के हमने 4 लाख रुपए दिए। एक और बंदा बता रहा था कि मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं या उन्होंने मुतालबा किया, इस तरह की बातें सुनने में आ रही। फिर बताया जा रहा था कि कई दिन से हमारे बच्चे भूखे थे, कोई वहाँ पे गया नहीं। ये जो आप रात-दिन यहाँ पे बताते हैं कि हम भी बताते रहते हैं कि पाक फ़ौज मैदान में आ गई। लेकिन क्या पाक फ़ौज को ऐसे इलाके नज़र नहीं आते थे, जहाँ पे इस तरह के हालात बेशुमार दुनिया जो है वो गर्क हो गई। लोग बददुआएँ दे रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे। एमएनए जो भी लोग हैं वहाँ के उनको कि ये वोट लेने के लिए तो वोटों की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप दें ना दें गवर्नमेंट आपको आपके वोटों से बनती भी नहीं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बनी हुई है वो बगैर बगैर वोटों के बनी हुई है। और ये पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है आपने भी पहली दफ़ा देखा होगा कि बगैर वोटों के गवर्नमेंट, बगैर जंग के फील्ड मार्शल, बगैर हर चीज़ की सब कुछ होता जा रहा है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का पाकिस्तान, जहाँ पे फ्रॉड, बेईमानी, धोखा आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इंसानियत नज़र नहीं आएगी। एक चिन्योट में मैं देख रहा था, काफ़ी दिन से वहाँ पे एक और मसला बना हुआ है। अच्छा, जो भी फ़ोर्स बनाई जाती है, वो असल में लोगों के लिए परेशानी का मौजब बनती है। ये नहीं होता कि लोगों की सहूलत के लिए कोई ऐसी फ़ोर्स बनाई जाए। जो पहली फ़ोर्स होती है उसकी भी रेंट वो तनख्वाहें जानी होती हैं। फिर नई फ़ोर्स बन जाती है पैरा फ़ोर्स। ये मोबाइल मार्केट है चिन्योट में, मैं वहाँ के ताजिर बरादरी का एहतजाज देख रहा था। उनका मसला सुन लें ज़रा। उनका मसला ये था कि कोई अगर वहाँ पे आ जाता है, मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने या कोई किसी काम से, तो वो अपनी बाइक जैसे ही बाहर खड़ी करता है, ये उसके ऊपर इतना लंबा जुर्माना ठोक देते हैं, 5-10 हज़ार रुपए। वो कहते हैं जी हमारा कारोबार ही जो है वो ख़राब होता जा रहा है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको हो सकता है बताया गया हो कि जितने लोगों की आप मंजी ठोकोगे, उतना ही बल्ले-बल्ले होगी और उतने ही फिर आपको मेडल-शेडल मिलेंगे। हमारे तो वैसे ही मिल जाते हैं मेडल, उन लोगों को मिल जाते हैं जिन्होंने कुछ भी ना किया हो। तो वो ताजिर बरादरी परेशान थी कि हमारा कारोबार जो है वो ख़राब हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अदारा अवाम की खिदमत के लिए नहीं बैठा। कोई ऐसा बंदा, पाक फ़ौज भी आपके ज़हन में है। कल क्रिकेट का मैच था, वहाँ पे एक बंदे ने उठकर नारा लगाया पाक फ़ौज, किसी ने ज़िंदाबाद नहीं कहा। मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं तो वहाँ नहीं मौजूद था, मैं तो आपको सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ। और फिर उसने 3 दफ़ा कहा, फिर उसने कहा पाकिस्तानी नहीं हो, खामोश। फिर किसी ने इमरान खान का नारा लगाया, तो सारे ही उसके हक में बोल उठे। ये हमारी फ़ौज की हालत हो चुकी है कि कहीं पे भी अब उनको ज़िंदाबाद भी लोग नहीं कहते। नफ़रत की ये हद कहाँ तक लेके जाएगी। और जो हमारे चीफ़ आर्मी स्टाफ है, वो कहते हैं जी हम बड़ी तेज़ी के साथ सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। पता नहीं कल भी कई फ़ौजी जवान जो हैं वो जान से चले गए। मगर हमारे दावे ये होते 10 के करीब शायद गए हैं कि ज़्यादा गए। लेकिन हमारे दावे ये होते हैं कि नहीं जनाब, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। मैं मरियम की एक तकरीर देख रहा था, वो कहती वो किसी ने सवाल किया कि जब इमरान खान कॉल देता है तो दुनिया बाहर निकलती है, तो अभी सवाल पूरा नहीं है, तो वो कहने लगी कि ये सवाल गलत है, कोई भी नहीं निकलता। हर चीज़ को इन लोगों ने झूठ, फ़रेब, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ, उसके साथ जोड़ दिया। ये हालत हो चुकी है हमारी कौम की कि सच आप बोल नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, सच के मुतालिक सोच भी नहीं सकते कि आपने सच बोलना है। वो परवेज़ इलाही कल मैं देख रहा था, वो कहता मैं आज तक अपनी सीट से नहीं कभी हारा नहीं था, मेरी सीट भी इन्होंने खुद ही कब्ज़े में कर ली। तो ये जो बेईमानों का, चोरों का टोला है, इनकी तरफ से आपके बच्चे, वो एक बंदा कह रहा था 3 दिन से हमारे बच्चे थे, उन्होंने खाया कुछ नहीं। ओ भाई,
आपके बच्चे साल पूरा ना खाएं, मर जाए, जिधर मर्जी चले जाए, आप क्या समझते हैं कि इनके ऊपर कोई असर होना? तो ये फिरौनों की औलाद है, ये ऐसे जालिमों की औलाद है। ये आप जिस तरह अवाम जाहिलों की औलाद है, इसी तरह ये फिरौनों की औलाद है। आप भी तो जाहिल ही है ना। आप भी तो एक बिरयानी की प्लेट के लिए अपने आप को बेच देते हैं, और अब तो उसकी भी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि आप लोगों ने अपनी वैल्यू खुद खराब की। आपने अपनी कीमत खुद गिरा दी, आपने अपना बेड़ा गर्क खुद किया, तो आप किस पे इल्ज़ाम देते? अब इन लोगों से, इन चोरों डाकुओं से आपका छुटकारा बड़ा मुश्किल है। और वो कहता है, एक बंदा वहाँ आके किसी ने देखा नहीं, भी क्यों देखेंगे? वो देखने के लिए आए हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे इन लोगों की तस्वीरें लगा दी हैं, जो भी वहाँ हुकूमत में के खिलाफ ज़िंदगान तो ये हैं, इनकी मदद की ज़रूरत है और इनको मदद मिल रही है। जो भी बाहर से पैसा जाना है, जो भी पैसा जाएगा, वो सब इनको मिलेगा। मैं ऐसे-ऐसे बंदों को दे जानता हूँ, जो समझदार हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं लोगों में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार लोग, हाँ, ये भी कह सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके पैसे देते हैं। मैं हैरान हूँ कि कभी पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहाँ तक पैसे पहुँचाने, लेकिन जब इसे उनकी तवज्जो दिलाई जाए तो 100 बहाने, 100 हुलिये, ये इधर दाएँ-बाएँ शाएँ करते। और मदद वही है पाकिस्तान में जो आपने अब खुद जाके करनी किसी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये इंतज़ार होता है कि सैलाब आए, लोगों का बेड़ा गर्क हो और हमारी दुकानें चमक जाएँ। इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर लोगों के जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनके घरों की तरफ, उनकी फसलों की तरफ पानी छोड़ा जाता है। फिर वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के दुनिया को तो दिखाना ना कुछ कि इनका बेड़ा गर्क हो गया। और इनका बेड़ा गर्क दिखाएँगे तो अपनी ज़िंदगी चलेगी ना आगे। ये पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला जो है, उसकी हालत है। पुलिस वाले, मैं देख रहा था, वो छोटे-छोटे बच्चों को मार रहे हैं। कोई पुलिस वाले अपनी जगह पे, जो कोई किसी के पास काम सीखने आया, वो उसको लोहे के डंडों के साथ मार रहा है, शागिर्द को। इंसानियत है ही नहीं, किसी किस्म की इंसानियत नहीं, दूर-दूर तक। कोई तल्लुक ही नहीं वहाँ पे इस चीज़ का। कभी घर में मुलाज़िम है, उसको कत्ल कर दिया। किसने किया? जज था जी। वो अदालतों में बैठ के भी कत्ल कर रहे हैं लोगों का, जज जो हैं। वहाँ से भी आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। वहाँ भी कोई इंसाफ नहीं, कोई अदल नहीं। हर चीज़ में 2 नंबरी करने के बाद भी हमें ये बड़ा फ़ख्र महसूस है कि हम मुसलमान हैं, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, आशिक़ रसूल हैं। क्या बात है! मैं इदारों के साथ-साथ अपनी अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम की भी हालत ये हो चुकी है। ये मैं अभी आपको बता रहा था, चिन्योट की, वहाँ पे 2 नंबर दूध कभी पकड़ा जाता है, कभी वो गोश्त पकड़ा जाता है, कभी लाहौर में पकड़ा जाता है, कभी सियालकोट में पकड़ा जाता है, कभी मुर्दा गोश्त खिलाया जाता है, कभी ऐसा खाना दिया जा रहा है जो खा ही नहीं सकते। अब तो कई मौलवी भी बोलना शुरू हो गए कि छोटे से डिब्बे के ऊपर अपनी तस्वीर लगाने के लिए गंदा खाना लोगों को देकर अपनी पब्लिसिटी कराई जा रही है। तो जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, इसी तरह चलना है। इसमें तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि तब्दीली जिन लोगों ने लानी थी, उनमें ये कुव्वत ही नहीं है, उनमें ये जान ही नहीं है। जिन्होंने लानी होती वो नेपाल देख ले, तब्दीली तो वहाँ भी नहीं आई। लेकिन दूसरे ममालिक देख लें, श्रीलंका देख लें या बांग्लादेश देख लें, तो हमारी तो हालत का बेड़ा गर्क हुआ है। ये हालात इस वक़्त जो पाकिस्तान के बने हुए, लेकिन मज़े की बात देख, वो कहता रुलते गए हैं, बस चस बड़ी आई है कि क्या यही जा रहा है कि सब अच्छा जा रहा है। हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं, बड़ी तेज़ी के साथ कि गई ना नंग जो दुनिया तो। जितनी तेज़ी से आप खबरों में चलाते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही। आज लोग जिस नफ़रत के साथ इदारों को देख रहे हैं वहाँ, अभी ये टिकटॉक पे पाबंदी लगाई जाएगी, वहाँ पे पंजाब असम्बली में कोई करारदाद पेश हुई। फहाशी साल हर जगह पे आपको वो नज़र आती है। अपनी पार्लियामेंट में देख लें जाके, अपनी सेनेट में देख, अपनी अदालतों में देख, अपने जज देख, वो भी तमाशबीन है।
वो भी खुश रहते हैं, तमाशबीन नहीं। ये पाकिस्तान की जो हालत बना दी गई है, इसमें कसूरवार कौन है, इसका फैसला आपने करना। कॉमर्स में लिखा करें, वहाँ तो आपका हाथ भी नहीं हिलता, वहाँ तो बिल्कुल आप जो लोग प्रोग्राम भी सुनते हैं वो भी मुझे लगता है सुमन बकमून नहीं है, माजरत के साथ कोई रद्द अमल नहीं, कोई रिस्पांस। वो गलत ही लिख दो यार कि ठीक नहीं आप बात कर रहे, झूठ ही बोल दो, जो सीखा हुआ कौम को, जो कौम से आपने सीखा हो वो ही बोल दो, उसमें तो सब माहिर है। तो जनाब तकलीफ होती है पाकिस्तान की इस तरह की हालत देखकर, और फिर लोग ये भी लिखते हैं कि शुक्र करें आप यूरोप में रह रहे हैं, भी शुक्र तो करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फ़लस्तीन के हवाले से ये वीकेंड काफ़ी गर्म रहा और बेशुमार दुनिया सड़कों पे थी, और कई जगह ऐसी चीज़ें भी सामने आई, फ़लस्तीन का झंडा भी फाड़ दिया गया, कई जगह पे इसराइल का झंडा फाड़ा गया। हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब है। खान साहब की तबीयत 2-3 दिन से बेहतर नहीं थी। आज मैंने फिर रिक्वेस्ट की तो मैंने सोचा एक प्रोग्राम किया जाए। अभी भी लग तो ऐसे ही रहा कि अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम। खान साहब कैसी तबीयत है अब? ठीक हो रही है डॉक्टर साहब, आपको पता ही बारिश का जैसा जुकाम हो जाए तो कुछ चंद दिन लेता है ठीक होने में। चले अल्लाह बस ताला ऐसा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। खान साहब, फ़लस्तीन के हवाले से जर्मनी, इंग्लैंड और कई जगह पे न्यूजीलैंड लोग जो है हक में भी निकले हैं, और जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट मुखालिफ है, कई लोग मुखालफत में भी निकले हैं, वहाँ पे खून खराबा हो रहा है, अरब दुनिया सोई हुई है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में इसराइल पे कंट्रोल किया जाएगा? वो तो अरब ममालिक के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। जैसे फलस्तीन की कम से कम अब ये एक हमने एक बेहतर इकदाम उठाया है या एक अच्छा स्टेप उठाया गया है कि भाई 40 साल के बाद फलस्तीन को यूनाइटेड नेशन में जो रियासत के तौर पर तस्लीम करने की में वोटिंग हुई, और उसको वो तस्लीम कर लिया 140 मुल्कों ने कि हाँ फलस्तीन की रियासत बननी चाहिए। अब आज 40 साल पहले यासर अराफात ने आजाद फलस्तीन की आवाज उठाई थी और बाकायदा ऐलान किया था अपनी रियासत की आजाद करने का। उस वक्त उसको किसी ने मंजूर नहीं किया, लेकिन 40 साल की जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियां देने के बाद, मुसलसल नस्ल दर नस्ल बच्चों की कुर्बानियां देने के बाद, घर तबाह बर्बाद होने के बाद, बस्तियों जल जाने के बाद, उन्होंने कम से कम इस दुनिया को ये रियलाइज करा दिया है कि भाई फलस्तीन जो है एक आजाद मुल्क होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि दरमियान में एक दो दफा ऐसे मौके पैदा हुए कि फलस्तीन की रियासत को बनाने के लिए इकदाम उठाए जाए। खुसूसन क्लिंटन ने बड़ा अच्छा मुआहदा जो है वो पास कर एक ड्राफ्ट बनवा दिया था। कार्टर ने भी इसके जमाने में भी ड्राफ्ट बने, लेकिन फलस्तीन की रियासत, क्योंकि रियासत को चलाना भी एक बनाने के बाद उसको चलाने के लिए सरमाया चाहिए, तो यासर अराफात मरहूने मिन्नत था अरब ममालिक का मुसलमान ममालिक का कि भाई वो उसको सपोर्ट करेंगे तब उसकी रियासत जो है वो चल सकेगी। तो उन मामलात में रियासत इन्होंने अरबों ने यासर अराफात को उन मानों में सपोर्ट नहीं किया। वो इसी बात पर रहे कि नहीं, दो कौमी या दो रियासत जो है, इसराइल का वजूद भी बरकरार रहे और फलस्तीन का वजूद भी साथ बरकरार रहे। इस पर ये मुआहदे जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सके। लेकिन बहरहाल ये उस वक्त मुसलमानों में अगर कोई क़यादत होती तो वो इस बात पर कायल करती कि आने वाले वक्त में इसराइल मजीद मजबूत होता चला जाएगा और आपकी पोजीशन फलस्तीन की और कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए जो मिल रहा है उसको लेने पर इत्तेफाक करना चाहिए जी। लेकिन मुसलमानों के पास क़यादत ना होने की वजह से ये फैसला इतना डिले होता रहा और इतने लाखों मुसलमान, हजारों फलस्तीन जो है उन्होंने वेरी सॉरी सर, नो प्रॉब्लम, उन्होंने ये जान की कुर्बानी दी है
अब ये स्टेज आ गई है कि दुनिया उनका साथ दे रही है। आपने देखा है वीकेंड पर जगह जगह मुजाहरे हुए हैं। वो बात मुजाहरों के अंदर फलस्तीन का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इस बात पर इशार किया जा रहा है कि इस खत्ते में लड़ाई बंद होनी चाहिए। जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसको कंडेम किया जा रहा है कि ये लड़ाई की वजह बनता है, इससे जान छुड़ाई जाए और इस खत्ते में अमन हो, लोगों को अमन से रहने दिया जाए। जो लोग कर रहे हैं वो सियासी लीडर तो नहीं है या उस पाए के सियासी लीडर नहीं है जो हुकूमतें कर रहे हो, लेकिन वो एक अवाम की आवाज जरूर है। एक जर्मनी में जिन लोगों ने जुलूस निकाले हैं, सारा नाश्ते क्या उसका नाम है भारत का, उनमें भी उन्होंने अमन की बात की है कि भाई लोगों को अमन से रहने दो, उनको अपने घरों में आबाद होने दो। तो इसलिए अब जब एक आवाज उठ गई है और 140 वोट जनरल असेंबली में पड़ गए हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि अब ऐसा वक्त है कि मुसलमानों को सोच समझ के साथ अगले फैसले करने चाहिए। और सितंबर में जो इजलास होना है नेशनल असेंबली आपकी यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली के इजलास में, उससे पहले पहले इनको ऐसी ग्राउंड तैयार कर लेनी चाहिए जिससे ये है कि फलस्तीन का वजूद जो है वो इसराइल की ये 4-5 ममालिक के नाम मानने की वजह से ये मामला रुके नहीं, बल्कि इस हुकूमत जो है ये फलस्तीन का है, ये इसको एज तस्लीम कर लिया जाए मामलेकत के तौर पे। और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो है इसके लिए तैयार है। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि भाई ये वाकया जो है मतलब वकूअ पजीर हो जाएगा और दुनिया भी इसको तस्लीम कर लेगी। अरबों के साथ एक मसला यह है कि या फलस्तीन के पास इस वक्त ऐसी क़यादत मौजूद नहीं जो इन लोगों को दुनिया को कायल कर सके या दुनिया उनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर पुरसंदाज गुफ्तगू जो है वो करने वाला नहीं है। जो तकरीरें पीछे हुई है वो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, उनके अंदर सिवाय पाकिस्तान के किसी ने भी कोई ऐसी पुरअसर तकरीर नहीं की जिससे दुनिया जो है अब सबसे बड़ा मसला जो इस अब तक रिकॉर्ड बनता चला आ रहा है वो हमास की और उसकी जो तंजीमें बनी हुई है वहां पर उनका आपस में ना इत्तेफाकी है। वेस्ट बैंक के अंदर महमूद अब्बास साहब का कब्जा है, इधर हमास का कब्जा था और हमास के बारे में अब सबका मुश्तरका फैसला यही है कि भाई इसको हर लिहाज से खत्म करना है। और उसके अंदर पसे पर्दा अरब भी उनका साथ दे रहे हैं। आप देख रहे जो बमबारी हुई है कतर के अंदर, जहां से वो चला है मिसाइल, जिन मुसलमान मुल्कों से ऊपर से गुजरा है, उन सबको इंफॉर्मेशन थी कि हाँ ये हमला होना है और सबने वो हमला होने दिया। इसलिए कि हमास को सब खत्म करना चाहते हैं। हमास से बेसिकली खुद भी अरब ममालिक के मुसलमान ममालिक डरते हैं। तो इसमें इन फलस्तीनियों को खुद मुत्तहिद होना होगा और एक पार्टी बनकर पहले फलस्तीन को आजाद करवा लें और उसके बाद फिर यह है जो अपनी अंदरूनी सियासत है, सियासी पार्टियां बना के तो अपनी सियासत करें। ये जो जंग की कैफियत है, ये दहशतगर्दी जो उनके नाम लग जाती है या जो अनरेस्ट पैदा करके या मारधाड़ करने की पॉलिसीज है, इससे मुसलमानों को भी या फलस्तीनियों को भी पीछे हटना होगा। और दुनिया में अब ऐसा मौका पैदा हुआ है कि दुनिया उनका साथ देने के लिए खड़ी हुई है, तो उससे फायदा उठाएं और ये जंग वंग की कैफियत के जो नारे हैं या नाराबंदी है, इससे अपनी जान छुड़ाएं। और तो पूरे तौर पर सियासत जो दुनिया जिस तरह सियासत कर रही है उस सियासत का हिस्सा बनकर तो फिर फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए मौका पैदा हुआ है, उससे फायदा उठाना चाहिए। जी खान कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि स्पेन से बड़ी तादाद में कश्तियों के जरिए वहां इमदाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसराइल उसे नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो काफिले जाते हैं वो कामयाब रहेंगे? वो काफिले जो है वो सिर्फ अपनी शोहरत के लिए है, वो अपनी बुनियाद बनाने के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए, इससे ज्यादा उनका कोई फायदा नहीं है। तो खास अमेरिका ना उनका कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किरदार होगा और ना ही वो फलस्तीन की सरजमीन में दाखिल हो सकेंगे। आप खुद सोच लें कि जो हजारों किलोमीटर में बैठा हुआ
दूसरे मुल्क में मिसाइल फेंक के बंदों को तबाह कर, क्या उन किश्तियों को अपने मुल्क में दाखिल होने देगा? हाँ सर, इसको रोकना इसराइल के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ये तो खास अपनी सियासत चमका रहे हैं मुश्ताक साहब, जो उनके जमात इस्लामी के मेंबर है, सेनेटर रहे हुए हैं सूबा सरहद से, केपी से। उनकी ये तहरीक है, उनकी जाती तहरीक है, उसमें ना कोई जान बनेगी ना उससे कुछ हासिल होगा। हाँ सर, अमेरिका नाराज नजर आ रहा है बड़ा सख्त है, ट्रम्प भी। और क्या वजह है? वो अमेरिका क्यों नहीं फलस्तीन के लिए कोई सोचता? ट्रम्प को भी नजर आ रहा है बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बेशुमार दुनिया मर गई, गलत होगी वहां। क्या वजह है इसकी? इसलिए कि जो सब बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका के अंदर, और कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई भी हो, डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिकन हो, वो कभी भी जू को नाराज नहीं करता, कम्युनिटी को नाराज नहीं करता। और इसराइल का वजूद या इसराइल की जो पावर दुनिया को नजर आती है, उसके पीछे अमेरिका ही है। और इसलिए अमेरिका एक हद तक प्रेशराइज जरूर करता है, लेकिन अगर बार हमने देखा है कि जिद दिखा जाए इसराइल तो वो अपना काम कर जाता है, और अमेरिका उसको उस पर कोई नाराजगी का इजहार जरूर कर देता है, लेकिन उसका कोई ऐसा ना देवल जाहिर नहीं करता कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने मेरे हट के काम किया तो मैं उसके खिलाफ तुम्हारे कोई इकदाम उठाऊंगा। तो ये अमेरिका की एक मजबूरी है, और तो भाई जू कम्युनिटी जो बहुत स्ट्रांग है, तो तमाम बिजनेस अमेरिका का जू कम्युनिटी के हाथ में, इसलिए वो जू कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहता। और आपको ये तो पता है कि जू कम्युनिटी बहुत मुत्तहिद है, कहीं भी बैठा हुआ हो वो जू अपने इसराइल के मामले में वो सब आपस में एक है। हाँ सर, अरब ममालिक का इजलास हो रहा है, अरब ममालिक की तरफ से बयान जारी, आप देख रहे हैं कि इसका कोई फायदा होगा या इसराइल के ऊपर कोई दबाव डाल सकेगी, उस पर पाबंदियां लगाने के लिए भी बातचीत हो रही है। इससे आप देख रहे हैं कि दोबारा कोई हमला नहीं होगा किसी भी अरब मुल्क में? देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते कि दोबारा हमला नहीं होगा। ये तो हमला करने वाले पे है, वो अपनी पोजीशन देखेगा कि भाई उसने अपने आप को बचाना है, या उसको जब जरूरत महसूस करेगा वो हमला करेगा। उसके लिए उन्होंने ना अरबों से पूछना है, ना अरबों की उन्हें परवाह है। हाँ, हमारे इकट्ठे जरूर होते हैं, इजलासात करते हैं, करारदादें पास करते हैं, वो करारदादें हवा में उड़ जाती हैं, 2-4 दिन के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब तक तो हमने यही देखा है, कोई एक भी ऐसा नहीं। जो अब फलस्तीन की बात हुई है, उस पर यह कहा जा रहा है कि जो जून में वक्त फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर दुनिया की कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये सवाल उठाया था, उसका नतीजा उसको करार दिया जा रहा है। वो कोई ऐसे मज़ामीन में या ऐसी नजर से नहीं गुजरा कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें वाकई दुनिया ने उसको तस्लीम किया जा रहा हो। अपने तौर पर हम यकीन आवाज उठा रहे हैं कि ये सऊदी अरब की जो तजवीज थी जून में, फ्रांस और सऊदी अरब की, उसका ये नतीजे में ये करारदाद पास हुई है। जबकि मैं समझता हूँ जो हमारा नजर आता है पढ़ के, वो यही है कि जो जुल्म हुआ है, 60,000 लोग जो मारे गए हैं गजा के अंदर, उसने दुनिया को हिलाया है। और उसकी बिना पर दुनिया के ने जो दिल जीते हैं गजा के शहीदों ने, तो वजह से उन्होंने और अपने माइंड चेंज किए हैं और इस जरूरत पर शोर डाला है, जोर डाला है कि भाई फलस्तीन का वजूद जो है वो अमल में आना चाहिए। खान साहब, ये बताइए, जो इस वक्त अहम मसला है, पाकिस्तान भी बयानात दे रहा है, पाकिस्तान तो खुद अभी तक गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, दूसरों के सहारों पे चल रहा है, अगर बड़े मुनासिब अल्फाज भी मैं इस्तेमाल करूं तो ये क्या मदद कर सकती है फलस्तीन की? ख्वाजा आसफ बड़के सड़के तो लगा देते हैं, मगर कोई हेल्प करने की पोजीशन में है ये लोग? देखें, ये हमारे सियासतदान जो है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने तक, अपने लोगों तक, क्योंकि भारत मुसलमान होने के नाते तमाम पाकिस्तानियों को फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी तो है। हर धर्म गोशा रखता है फलस्तीनियों के बारे में, तो ये सियासतदान उससे फायदा उठाते हैं, ये ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ये कुछ करने के काबिल नहीं है। हम पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं, जो यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए हैं, वो भारत बाअसर ऐसी उनकी तकारीर जो है वो अरब ममालिक से या खुद फलस्तीनी नुमाइंदों से ज्यादा बेहतर होती है।
दुनिया को मुतवज्जह करने के लिए। हाँ सर, और वो भारत पाकिस्तान के नाम लगती है तो उससे फायदा जो है ये हमारे सियासतदान उठाते हैं कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं परसों हफ्ते के दिन इधर हैम्बर्ग में था, सेंट्रम में कुछ लोगों ने तस्वीरें उठाई हुई थी, जो शाह है उसके बेटे की ना, शहनशाह जो ईरान था, और साथ इसराइल के झंडे पकड़े हुए थे। वो मुझे हैरानगी हो रही थी, छोटा इतना बड़ा जुलूस तो नहीं था। ये क्या चाहते हैं? ये तो अपने लोग भी तो इसराइल के साथ मिले हुए हैं, गद्दारी की वजह से तो आज तक मुसलमानों की बर्बादी हो रही है हर जगह। तो देखें, ये एक भारत तबका मौजूद है ईरान के अंदर जो कि ईरान की मौजूदा रवैये से हुकूमत से तंग है या उनके अंदर अपने आप को अनईजी फील करता है। तो ये परसेंटेज हर मुल्क में हर हुकूमत के खिलाफ मौजूद होती है। इससे इतने फिक्रमंदी वाली बात नहीं है। और अब ये दोबारा से जो ईरान के साथ मामला हुए हैं, इसराइल ने हमला वगैरह किया है, तो ये दोबारा से आवाज उठी है कि भाई वहां से मुलायत को खत्म करने के लिए दोबारा शहनशाह का जो बेटा है उसको जो है वो हुकूमत में लाया जाए या उसको नुमाया करके ईरान की सियासत का एक फिगर बनाया जाए, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसे चंद लोग अपनी आवाज को लेकर अगर जर्मन सड़कों पर आ रहे हैं तो वो क्योंकि जर्मनी में काफी ईरानी मौजूद है और इन पर क्योंकि यहाँ पर पाबंदी भी लगी हुई है, इनकी जो वो ब्लू मस्जिद जो है वो भी तो खुली नहीं है, उस वजह से वो अपना एहतजाज जो है इस तरह रिकॉर्ड करवाते रहते हैं। हाँ, उनको अपना एहतजाज अपने मुल्क का रखना चाहिए, लेकिन इसको ऐसा रंग नहीं देना चाहिए जिसमें इसराइल की हिमायत जो है वो भी नजर आए। बहुत शुक्रिया, ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं है। बहुत शुक्रिया खासा। ये जनाब ताज़ा सूरत हाल थी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा उस दिन। ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं उसमें प्रोग्राम वीडियो भी बनाई थी, मेरा दिल नहीं करा वो अपलोड करने को, और अचानक ही वहाँ पे इत्तेफाक से ये सारा कुछ मुझे नजर आया। नाज़रीन, मुसलमानों की जो हालत है, जो बर्बादी है, वो जिस तरह अभी आपने भी सुना, पहले भी पता हमने बताया था कि मुसलमान ममालिक से मज़ाइल आके गिरते हैं। ये शुरू दिन से, जब से अगर आप तारीख का हिस्सा कुछ निकाल लें, यूबी के दौर से भी निकाल लें, उसे भी एक तो दुश्मन के साथ लड़ना पड़ता था, एक गद्दारों के साथ लड़ना पड़ता, दोनों के साथ लड़ाई करनी पड़ती और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गद्दार जो होता है वो अंदर छुपा होता है। दुश्मन का तो आपको पता होता है, मुनाफिक जो होता है उसके साथ मुकाबला करना, क्योंकि उसको ढूंढना, फिर उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये आज मुसलमानों के लिए बहरहाल मेरा ख्याल है, ना तो इन्होंने कभी पहले सोचा, ना आज सोच रहा, लेकिन सोचना चाहिए आज के दौर में कि हमारी बर्बादी आहिस्ता आहिस्ता कैसे शुरू हुई और कैसे चल रही है और कहाँ ख़त्म होगी। ये जो अय्याशी कर रहे हैं, कहीं सोने के वाशरूम, कभी कहीं की औरतें, कभी कहीं, अगर इसराइल जिस तरह वो इनके साथ चल रहा है, मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं है। और पिछली हिस्ट्री भी आप पढ़ लें, कई दफ़ा क्या क्या कुछ हुआ। अपने होश के नाखन लेने चाहिए मुसलमानों को भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, रोज़ाना प्रोग्राम भी करते हैं हम लोग, आपको बताते भी हैं कि ये जो बैरून ममालिक भेजने वाली माफिया है, इनसे बचें। मगर लोग शायद पाकिस्तान से भी तंग हैं और वो कहते हैं किसी ना किसी तरह यहाँ से निकल जाए। अच्छा, हुआ ये कि 5 लोग गिरफ्तार हुए गुजरांवाला और गुजरात से, और ये एजेंट थे। अब देखें क्या कहानी डालते हैं ये लोग। एक बंदे से 48 लाख रुपए लिए इन्होंने, एक से 5 लाख रुपए लिए, एक से 9 लाख रुपए लिए, इसी तरह लाखों रुपए इन्होंने लोगों से लिए और इनको स्पेन भेजना था। कुछ को स्पेन भेजना था, एक को इटली भेजना था, एक को सऊदी अरब भेजना था। और भेजना कैसे था कि कश्ती के ज़रिए। पहले इन्हें बताया गया कि आपके असली वीज़े होंगे, आप बेफिक्र हो के ऐसे जाएंगे जैसे वहाँ आपको दावत दी गई है। और फिर इनको किसी जगह ले गए और वहाँ से कश्ती में कहा कि जनाब यहाँ से आपने कश्ती पे जाना है। उन्होंने कहा जी हमने कश्ती पे नहीं जाना, आपकी हमारी बात ये हुई थी कि आप बाई एयर जाएंगे, इज़्ज़त के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने भी वहाँ पे
जिस तरह ये बाग दिखाते हैं जैसे वो नान के नहीं जानते लोग। खैर, ये लोग कश्ती पे सवार नहीं हुए और ये वापस आ गए पाकिस्तान। पाकिस्तान आके इन्होंने मुतालबा किया कि हमारे पैसे वापस दिए जाएं। उन्होंने कहा जी हमने आपको कहा था कि आप कश्ती पे बैठें, आप कश्ती पे नहीं बैठे तो पैसे गए आप, हमारे पास पैसे नहीं। फिर एफआईए को इतला दी गई और उन्होंने ये 5 लोग गिरफ्तार किए, नाम भी हमारे पास मौजूद है। इनको अब सारे अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। फिर पैसे पूसे तो इनको मिलने या नहीं मिलने ये तो बात की बात है, मुझे नहीं लग रहा अब मिले, क्योंकि जब आखिर पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी तो पैसे तो गए। अपनी भी इन एजेंटों ने ज़िंदगी बर्बाद कर ली, शायद वो पैसे पुलिस को दे के या एफआईए को दे के खुद तो बाहर आ जाएं, मगर इन गरीबों की भी ज़िंदगी तो तबाह कर दी। और सऊदी अरब 9 लाख में जो भेज रहे थे साहब वो भी पकड़े गए। अब थोड़ा सा मैं बता देता आपको, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ होता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें लाएं कि यूरोप में बिल्कुल कोई जगह नहीं है जो भी पाकिस्तानी आते। ये बड़ी एक अजीब बात है कि आप वहाँ पे 45 लाख या 49 लाख दे के आ रहे हैं और यहाँ पे जगह नहीं। एजेंट कह रहा है आपको जाते ही वहाँ पे काम मिल जाएगा। जो लोग स्पेन में रहते हैं उनसे ज़रा पूछिए या वो कॉमर्स में लिखें कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, किस तरह वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं। मैंने कई देखे हैं, अभी भी मैं भी जाता रहता हूँ। आज भी वो इस तरह के काम कर रहे हैं जिनका शायद वो तसव्वुर पाकिस्तान में भी नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। और कई ऐसे जिनको आज तक पेपर नहीं मिले वहाँ। मैं यूरोप में कई जगह पे घूमता रहता हूँ, मुझे पता है लोगों के पास पेपर भी नहीं होते, वो काम लगे हुए हैं, पीछे पैसे भेज रहे हैं और पीछे वो याशी कर रहे हैं, यहाँ पे किस हालत में है अगर मैं आपको बता दूँ तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सारा दिन मजदूरी करते हैं और फिर ऐसी जगह सोते हैं, अगर उनके बच्चे उनको देख लें तो शायद उनको रहम आ जाए अपने वालिद के ऊपर कि सबसे जो घर की जिसे आप तय खाना कह लें या ऐसी जगह होती है वहाँ पे आप वो अपना रात को सो जाते जाकर किसी तरह रात गुजार लें। कई ऐसे 3-3 माह 4-4 माह 5-5 माह एक ही जगह काम कर रहे हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, बाहर और क्या रहा, ईद आई, शबरात आई, कुछ भी आया उनको पता ही नहीं। ये वो गैर कानूनी लोग हैं। दूसरी तरफ या स्पेन है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जो गैर कानूनी तौर पे लोग आ रहे हैं उनके लिए रास्ते बंद करने के लिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्हें दाखिल ना होना दिया जाए और जो वीज़े लेके आ रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए और उनको वीज़ा देने से पहले सोचा जाए। और ये जितने एजेंट होते हैं इनके पास कुछ नहीं होता, ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं। इनका लेना देना क्या होता है एम्बेसी के साथ? ये आप लोगों से पैसे लेते हैं और बस अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप उनकी बदकिस्मती है ये पकड़े गए कि आगे कोई मुर्गा नहीं फंसा, नहीं तो उससे कुछ पैसे लेके आपका मुंह बंद करके तो अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारते रहते। एक से पकड़े दूसरे को थोड़े बहुत दे दिए, उसका मुंह बंद किया ताकि पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, कुछ पुलिस को दे दिए, कुछ एफआईए को दे दिए। लेकिन उस वक्त एफआईए हाथ डाल देती है जब उनको पता होता है कि अब हमारे बस में नहीं है और फिर इनको पकड़ना हमारी मजबूरी बन चुका। सिस्टम मजबूरी पे जो चल रहा पाकिस्तान का पूरा। तो यहाँ पे आके कोई इस तरह की जो लोगों के ज़हन में होता है पैसे आप कमा लेंगे, छुप के कमा लेंगे, फिर पीछे जो पैसे भेजे जाते हैं वो भी देख लें। मैं कल ही देख रहा था, बूढ़ा बाप सारी ज़िंदगी कमा के बच्चियों को दिया, जायदादें बच्चियों ने फ्रॉड के साथ अपने नाम करवा ली, बाप को घर से निकाल दिया, वो भी बाप लावारिस फिर रहा है और वो भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के इदारों के पास जा रहा है कि मेरी मदद। ये हालत हो चुकी है, ये हालत उस पाकिस्तान की हो चुकी है जहाँ से आप ना रह सकते हैं और ना वहाँ से निकल सकते। अगर निकलते हैं तो पिछले जो हैं उनको कदर नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि किस हाल में वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस हालत में वो, जिस तरह मैंने अभी बताया कि रात दिन मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो गैर कानूनी कदम जब भी आप वहाँ से उठाएंगे उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अब 48 लाख के साथ
वो पाकिस्तान में अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर लेते जिस बंदे ने 48 लाख दी है SVN आने के, तो वहाँ पे शायद वो खामोशी के साथ कुछ ना कुछ रोज़ी का सिलसिला उसका चलता रहता। मगर क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई बाहर चला गया, वो लीगल गया है, आप इलीगल हो जाते। आप उसको ये भी नहीं छाँच पड़ताल करते कि उसके पास ये तालीम थी या वो इंजीनियर था या डॉक्टर था, नर्स थी, क्या था। उसको उस बेस पे वीज़ा मिल गया, आपको पता भी नहीं होता। कल ही मैं हैम्बर्ग से एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। बड़ी तादाद में यहाँ पे इंडियन आए हुए हैं ब्लू कार्ड पे, उनको काम भी मिल रहा है, वो घर भी खरीद रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। हमारे वहाँ पे मज़ारों पे जाएँ, पीरों से मांगें, फ़कीरों से मांगें, फ़कीरों से मांगते मांगते आपको भी पूरी कौम को फ़कीर बना दिया हुआ है। आपको भी समझ नहीं आती कि कौन बंदा ठीक है, कौन गलत है। पैसे पकड़ा दिए और बाद में मुसीबत में पड़ गए। आज के दौर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आम आदमी, गरीब आदमी है, उसके लिए तो 48 लाख रुपए बहुत ज़्यादा रकम है। जिसने 5 लाख दिए उसके लिए बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो FIA देखते हैं, रोज़ाना पकड़ती भी है, फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। कई जगह तो ख़वातीन भी एजेंट बनी हुई हैं। इनसे बचें और खुदा के वास्ते अब वो यूरोप के हालात नहीं रहे जो आपके ज़हन में है। यहाँ पे आप आएँ, आपका केस वगैरह ना चले, अब वो तो केस भी करवाना मुसीबत बन रही है। कई यूरोपीय ममालिक जो हैं सियासी पनाह बंद कर रहे हैं। वो यहाँ जर्मनी में देख लें, बड़ी तादाद में कमी हुई है सियासी पनाह वालों की। बॉर्डर पुलिस है, हर जगह पे पुलिस है, चेकिंग है, वो पकड़ते हैं, वापस भेज देते हैं। जिस मुल्क से आए हैं, जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ से ही वापस। यहाँ जर्मनी में बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इस तरह इंग्लैंड में मैं आपको बताता रहता हूँ। इस तरह ये यूनान है, वहाँ से भी इसी तरह की खबरें हमारे पास हैं। तो अपने पैसे ज़ाया ना करें। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो वहीं बाकी की ज़िंदगी गुजार लें। अगर 30-40 साल गुजर गए तो बाकी भी जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है वहाँ पे उन्हीं पैसों के साथ गुजारें। ना रिस्क लें, ना अपनी जान। आप ये कश्ती पे क्यों नहीं बैठे? इनको पता था ये डूब जानी है, तो डूब तो वैसे भी आप गए थे। जब आप एजेंट को पैसे देते, गर्क तो वैसे उसी वक़्त आप हो गए। उसके बाद तो आपको होश ही नहीं आना ना। तो जनाब, मैंने ये कल भी प्रोग्राम किया था कि इंग्लैंड की सड़कों पे लाखों लोग इस वक़्त आए हुए हैं कि इन लोगों को बाहर निकालो। वो तो कहते हैं लीगल को भी निकालो। वो कहते हैं जो यहाँ रहते हैं उनको भी निकालो। वो बड़ी एक एक दिन का नहीं है, रोज़ाना एहतजाज शुरू हो गया वहाँ पे। गवर्नमेंट वहाँ पे कितनी देर तक हालात का मुकाबला करती है, कब तक ये चलेगा? तो यही आखिर पे कहूँगा कि किस्मत माड़ी हमारे मुल्क की। मुल्क की किस्मत तो ठीक थी, हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। दर बदर की ठोकरें खाने के लिए सब मजबूर हुए। यहाँ पे अगर लोगों के पास पेपर हैं, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसे जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं, हंगामे शुरू हो जाए तो मुल्क छोड़ के ही भागने पड़ते हैं। कहाँ जाएँगे ये लोग? इसलिए कहीं न कहीं और भी बंदोबस्त रखें, एक जगह वही ना बैठे रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम